देखिए जी, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका यूनिट नंबर 2। इसका नाम है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि 1950 से लेके 1990 तक की अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इंडिया की इकोनॉमी के किस तरीके के हालात थे। ये बहुत ही एक तो बड़ी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चन इसमें 1 1 मार्क्स के बनते हैं। तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले हम जैसे कि हम जानते हैं कि भाई 1947 में जो है हम आज़ाद हुए। तो जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी की, हम पहले ही जानते हैं, ऐसी की तैसी कर दी थी। हम जो है ट्रैक पे नहीं थे। तो हमें अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट को अचीव करना था। तो वो ऑब्जेक्ट एक साथ अचीव नहीं हो सकते थे। वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या करा, एक साथ तो सारे के सारे अचीव नहीं हो सकते। तो उन ऑब्जेक्टों को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए हमने एक, सबसे पहली बात तो एक जो है, हमने एक प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया। सबसे पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन विच इज नोन एज नीति आयोग ऑन मार्च 1950 एंड अडॉप्टेड 5 year प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबसे पहले क्वेश्चन तो बेटा ये 3 लाइन में ही बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमें अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कई सारे कई सारे प्लान, कई सारे ऑब्जेक्टों को जो है अचीव करना था। लेकिन मैंने बोला वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ अचीव नहीं हो सकते थे। तो सबसे पहली बात तो हमने मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया, जो कि ये सारा का सारा काम करेगी, जो कि इस चीज को देखेगी कि भाई कैसे हमें इन सब ऑब्जेक्टों को अचीव करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुई। तो भाई 1955, 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी मार्च के अंदर। और उस टाइम किसकी उसमें, जवाहरलाल नेहरू के उसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, तो उस टाइम पे मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या काम करा इन्होंने कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हमने 5 5 सालों में डिवाइड कर दिया कि आने वाले 5 सालों में ये करेंगे, आने वाले 5 सालों में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, जिसको हम 5 year प्लान्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट एक साथ अचीव नहीं हो सकते थे, बहुत सारे थे, एक साथ कैसे हो जाएंगे। तो हमने अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, उसको 5 year प्लान के नाम से जानते हैं। अब 1950 से प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई हुई थी, जो ये सारे के सारे काम देखती थी। हर 5 साल बाद प्लान पे प्लान बनाती थी। लेकिन अब भाई 1950 से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो भाई 70 साल हो गए, कुछ चेंज जरूरी था इसके अंदर। तो हमने क्या करा इसको, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को हमने क्या करा, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का थोड़ा नाम चेंज किया, थोड़ी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। 65 साल बाद इसका नाम हमने जो है नीति आयोग रख दिया। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है। तो भाई प्लानिंग कमीशन का नया नाम जो है वो नीति आयोग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो आपसे बोलता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है। और अगर वो आपसे बोले नीति आयोग का पूरा पूरा नाम क्या है, नीति आयोग का पूरा नाम, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये इसका जो है पूरा का पूरा नाम है। और आपको ये ध्यान रखना है, च- अगला क्वेश्चन, चाहे प्लानिंग कमीशन हो चाहे नीति आयोग हो, इसका चेयरमैन कौन होता है। इसका चेयरमैन जो है, जो भी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होता है। जैसे प्लानिंग कमीशन जब स्टैब्लिश हुई 1950 में, तो हमने पहला 5 year प्लान 1 अप्रैल में करा, तो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो थे। अगर वो आपसे बोले नीति आयोग का अभी चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, तो भाई सिंपल सी बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो उस नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा, अभी मोदी होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इन 3 लाइनों में से बनते हैं। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इन दोनों पे क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आना ही आना है। अब यहाँ पे आपको एक ये वर्ड बता रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि हमारा क्लास 11 का ही टॉपिक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है,
इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है, जो कि इन तीन रीजन की वजह से क्रिएट होती है। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और जो रिसोर्स हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। क्योंकि एक इंडिविजुअल को ये तीन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस वजह से द थ्री रीजन क्रिएट डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अ कंट्री। तो इसकी वजह से, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल को ये तीनों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो भाई उसकी उसके बाद पूरी की पूरी इकोनॉमी को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और वूम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कौन से गुड्स बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और वूम टू प्रोड्यूस जो गुड्स बन चुके हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। ये तीन प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है। उसके बाद है उसके बाद है इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, ये बेटा इम्पोर्टेंट है। एक नंबर का आ सकता है, सबसे पहले ये होती है मार्केट इकोनॉमी। आपको बस ये ध्यान रखना है, मार्केट इकोनॉमी जो है, इस इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, बिजनेसमैन होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होता है, ये ध्यान रखना है। मिक्स इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, ये होती है मार्केट। इसको जो है आप कैपिटल इकोनॉमी भी कह सकते हो बेटा। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी दोनों सेम ही होती है। दूसरी जो होती है वो होती है सोशल, या इसको आप सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कह सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर काम कर रहा होता है, केवल पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सरकार यहाँ पे काम कर रही होती है। और सोशल वेलफेयर जो है वो इनका बेटा मेन ऑब्जेक्ट होता है, मिनिमम कॉस्ट पे सोशल वेलफेयर का काम करना, प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। मार्केट के अंदर सारे प्राइवेट वाले हैं, सोशल के अंदर सारे पब्लिक वाले हैं। इसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इसका है सोशल वेलफेयर। अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होगी, जिसके अंदर, जिसमें लिखा हुआ है विच बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक, ये इन दोनों का मिक्सचर है। प्राइवेट वाला भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा, और दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और भाई रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से किया जाएगा कि प्राइवेट वाला अपना प्रॉफिट कमा रहा होगा और पब्लिक वाला सोशल वर्क कर रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम आजाद हुए तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये थी, हम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करें, मार्केट को, मिक्स को, या सोशल को। तो हमने किस इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है, हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ये मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है, पाकिस्तान की भी मिक्स इकोनॉमी है। और यहाँ पे दोनों तरीके के प्रोड्यूसर मिलते हैं आपको, प्राइवेट वाले भी मिलते हैं और पब्लिक वाले भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं जैसे कि सरकार, जो कि गरीबों की हेल्प करती है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनको विचार उनका सामाजिक सोशल वर्क का काम करती है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, ये ध्यान रखना है, हमने मिक्स मॉडल को अडॉप्ट कर रखा है। उसके बाद बेटा अगला वर्ड है इकोनॉमिक प्लानिंग। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग, मीनिंग में ये अब कई बार पूछा जाएगा। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब हम बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं कि कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना क्या कहलाता है, कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। और किसकी प्लानिंग करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। मतलब क्या होता है इसका, कह रहा है इट रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स in different development activity in accordance to the national priorities। मतलब क्या हुआ, भाई रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आए, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम हमें कई सारे ऑब्जेक्टों को अचीव करना था। उन लिमिटेड रिसोर्स से हम देश की प्रायोरिटीज को देखते हुए किन किन ऑब्जेक्टों को किस किस टाइम इंटरवल में पूरा करना है, ये सारा का सारा काम कौन देखता है, प्लानिंग कमीशन देखता था उस टाइम पे, कि आने वाले 5 सालों में जितने भी मेरे पास रिसोर्स हैं, जिस जिस ऑब्जेक्ट की देश को ज्यादा जरूरत है, सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज को देखते हुए
प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान जो है फॉर्मुलेट करता था। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। क्या इकोनॉमिक प्लानिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके नेशनल देश की प्रायोरिटीज को देखते हुए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कई बार इंपॉर्टेंट है। अब है कि भाई प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में, लेकिन बनते ही हमने उसने पहले बनी, फिर देखा जी क्या करना है, सब कुछ चीजें प्लानिंग वगैरह करी, क्योंकि पहले तो प्लानिंग होगी ना। उसके बाद 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करा। बेटा इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्ट 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो प्लानिंग कमीशन ने किया, ठीक है जी, आपने मेरे को देश की कंट्री की डेवलपमेंट के लिए स्टैब्लिश करा है, तो मैं जो है ये सारे ऑब्जेक्टों को 5-5 साल में डिवाइड कर देती हूँ। मैं 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करूंगी कि आने वाले 5 सालों में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान बेटा इस डेट को किया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 1956 था। और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो फोकस करता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। उस टाइम पे पहला वो कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी बोल सकता है किसकी किसकी उसमें कौन चेयरमैन था उस टाइम पे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इंडिया अब तक, ये भी ध्यान रखना है बेटा, इंडिया अब तक 12 5 ईयर प्लान जो है वो 12 5 ईयर प्लान जो है वो पूरे कर चुका है। ठीक है। और जो 12वां जो प्लान था उसका जो टाइम पीरियड था वो ये था बेटा, 2012 से 2017। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है 2017 के बाद क्या हुआ, 2017 के बाद हमने क्यों कोई 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च नहीं करा। तो बेटा मैंने आपको ये बताया, मैं उनने बोला कि भाई 1 अप्रैल, उसने बोला 1 अप्रैल से लेके, सॉरी 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017, ये 12वें प्लान का टाइम पीरियड है। ठीक है। लेकिन बेटा इसी के बीच में मैंने आपको एक चीज बताई कि अभी पीछे कि 1 जनवरी 2015 में, 2015 तो इसी के बीच में आएगा भाई, ये प्लान 2012 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है। उसके 3 साल बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया बेटा। अब सारे के सारे काम कौन करेगा, अब सारे के सारे काम नीति आयोग करेगा। ठीक है। तो नीति आयोग जो है वो 5 ईयर प्लान बना के काम नहीं करता बेटा। ठीक है। इसका अपना अलग ही कॉन्सेप्ट है। 5 ईयर प्लान बना के जो काम करता था वो प्लानिंग कमीशन करता था, नीति आयोग कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाता। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये प्लान जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये 2017 में खत्म हो जाएगा। 2017 के बाद 2018 से मैं खुद देख लूंगा कि कैसे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का काम करना है। इसलिए बेटा 2017 के बाद हम 2017 के बाद इंडिया ने कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं अपनाया। 2017 तक 1951 से लेके 1951 से लेके 2017 तक हम 12 5 ईयर प्लान अपना चुके हैं। ध्यान रखना है 12वें का टाइम पीरियड ये है, पहले का ध्यान रखना है, 12वें का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। पहले का टाइम पीरियड ये है, 12वें का ये है। पहला किस पे फोकस करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को जो है किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस चीज पर जो है, इस चीज पर जो है ये फोकस करता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, 12वें का नहीं ध्यान रखना है कि 12वां किस चीज पर फोकस करता है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लानिंग के जो गोल होते हैं वो 2 जगह डिवाइड होते हैं। एक होते हैं बेटा लॉन्ग टर्म गोल, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो कि 1-2 साल के अंदर अचीव नहीं हो सकते, उसको अचीव करने में कम से कम 20 साल से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं उसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर बेटा सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट,
चौथा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा सेल्फ रिलियंस। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो लर्न तो हमें कुछ करना नहीं, सिर्फ हेडिंग हेडिंग ध्यान रखिए ये पांचों। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नई टेक्नोलॉजी लेके आना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, डेफिनेशन आ जाती है तो फिर ऑप्शन में दे देते हैं किसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, होती हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी को बढ़ाना, यहाँ लिखा हुआ है ग्रोथ इन द जीडीपी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भैया जो भी बंदा काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए तैयार है, उसको काम दीजिए। सेल्फ रिलियंस का मतलब है दूसरे देशों से आप जो भी गुड्स वगैरह लेते हो, इंपोर्ट करते हो, उसको दूसरे देशों से ना लेकर खुद बनाइए, ठीक है। दूसरे देशों से मत लीजिए, दूसरे देशों पे डिपेंड मत रहिए। और बेटा चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर। वहीं पे एक दूसरा पर्सन जो है, वो बेचारा 1 साल में नहीं कमा पा रहा है 1 लाख रुपए। तो ये जो गैप है बेटा, ये गैप बहुत ही ज्यादा है। होना चाहिए, वो डॉक्टर है और वो एक नॉर्मल पर्सन है, होना चाहिए गैप, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस चीज को ठीक करना पड़ेगा, ये वरना इंडिया के अंदर इनकम इनक्वालिटीज ऐसे बढ़ती रहेगी, और अमीर और गरीब का जो अंतर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो पुअर सेक्शन की तरफ, सोसाइटी के जो भी पुअर सेक्शन है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, सारे हेडिंग। और इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, फुल एम्प्लॉयमेंट, जो काम करने के लिए रेडी है, काम करने के लिए तैयार है, उसको काम देना। एंड सेल्फ रिलियंस, जो दूसरों से लेते हो वो दूसरों से ना लेकर खुद बनाइए। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम इनक्वालिटीज को दूर कीजिए। चौथा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थे लॉन्ग टर्म। अब हम बात करते हैं बेटा शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म के अंदर बेटा ये टेबल आप देख ही रहे हो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब आप क्या होगे, क्या मुझे ये याद करना है, ये सारे के सारे आपको बेटा कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस पे आजकल जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले प्लान के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। पहले प्लान का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956। ऑब्जेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर। 12वें का आपको बेटा टाइम पता होना चाहिए। 12वें का टाइम पीरियड है 2012 से 2017, ठीक है। भले ही चाहे इसका ऑब्जेक्ट पढ़ लेना, फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, बस ये ध्यान रखना है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, और इसमें आपको बेटा एक भी प्लान याद नहीं रखना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये बीच में आप देख रहे हो, ये बीच में 3 रेड पट्टी सी आपको दिख रही है, तीसरे के बाद, 5वें के बाद और 7वें के बाद। आपको क्या करना है, आप, हुआ क्या बेटा, हमने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया कि 5-5 साल के वो प्लान को अडॉप्ट करेगी, ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा इसी टाइम पीरियड के बीच में हमने 5 5 साल के प्लान के अलावा कुछ 3 साल के प्लान, कुछ 1 साल के प्लान और कुछ 2 साल के प्लान भी अडॉप्ट करे। जैसे आप देखोगे, एक हमने 3 साल का प्लान हमने अडॉप्ट किया, 3 साल का। तो ये जो 3 साल का ये जो हमने प्लान अडॉप्ट किया, ये हमने कौन से प्लान के बाद करा, तीसरे के बाद। तो बेटा वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि किस प्लान के बाद हमने 3 एनुअल प्लान को अडॉप्ट किया, तो आपको ध्यान रखना है थर्ड के बाद। फिर एक मैंने 1 साल का भी प्लान अडॉप्ट किया, कौन से के बाद, 5वें के बाद। तो वो आपसे बोलेगा कौन से प्लान के बाद करा था 1 साल का, तो आपको ध्यान रखना है 5वें के बाद। फिर आपको बोलना है 2 साल का, एक 2 साल का भी अडॉप्ट किया है, कौन से प्लान के बाद, 7वें के बाद। एक तो बेटा ये ध्यान रखना है एक एक नंबर के क्वेश्चन। और दूसरा वो आपसे पूछ सकता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब बोलेगा 3 साल का टाइम पीरियड क्या था। तो बेटा 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो 1966 से लेके 1969 है। 1 साल का ये है बेटा, और 2 साल का ये है। तो इस टेबल के अंदर आपको पहला, 12वां, इसका टाइम पीरियड, इनका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो 3 रेड पट्टी जा रही है,
इनका टाइम पीरियड, और तीसरा कौन से प्लान के बाद अडॉप्ट किया गया है, एनुअल कौन से प्लान के बाद अडॉप्ट किया गया है, और टू ईयर वाला कौन से प्लान के बाद अडॉप्ट किया गया है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा। तीसरा सातवां भी पढ़ना है? नहीं, सातवां नहीं पढ़ना, ये कोई सा प्लान नहीं पढ़ना, ये बीच में ये जो रेड वाली वो आ रही है, ये पढ़ना है। मतलब वो आपसे बोलेगा कि 2 ईयर वाला प्लान जो है वो कौन से प्लान के बाद अडॉप्ट किया गया, तो 2 ईयर वाला प्लान कब बना हुआ है, 7वें के बाद, तो 7वें के बाद अडॉप्ट किया गया। एक मिनट सर। क्या कह रहे हो? एक मिनट। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग, कि भाई 1950 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के किस तरीके के हालात थे, क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो करता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो लिखा हुआ है, इंडिया इज एन इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है बेटा, 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज थी एट द ईवी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% वर्किंग पॉपुलेशन का 72% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा हुआ था। करता क्या है ये बेटा, ये जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है सबसे पहली बात तो, क्योंकि जीडीपी तीनों सेक्टर का सम होता है। आपको फूड ग्रेन वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जितने भी हमारी वो चीजें होती हैं, फूड आएगा बेटा, यहाँ गुड ग्रेन नहीं आएगा, फूड ग्रेन आएगा। लोगों को काम धंधा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सेकेंडरी सेक्टर को। जब फर्स्ट सेक्टर रॉ मटेरियल बनाता है तो ही सेकेंडरी सेक्टर उसको जो है फाइनल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है भाई, भाई चीनी वाले को गन्ना, ऑयल वाले को सीड से, टेक्सटाइल वाले को कॉटन, ये सब कौन देता है, एग्रीकल्चर देता है। कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये सारी की सारी चीजें, टी, कॉटन, जूट, कॉफी। और रेवेन्यू का ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का ये सोर्स है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मार्केट है। मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये जो बना रहा है, इसको कौन खरीदेगा, वह एग्रीकल्चर सेक्टर ही तो खरीदेगा ना। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम, फिर सेकेंडरी सेक्टर का कोई काम ही नहीं है। जो ये ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये जो बना रहा है, तो ये तो बेकार है जब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं हुआ। तो ये काम करता है। थ्योरेटिकल है, कुछ याद नहीं रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। ये ध्यान रख लेना है, एक्सपोर्ट वाला जो जो रेड रेड हुआ है बस वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हेडिंग हेडिंग याद रखनी है बेटा, केवल पानी की दिक्कत है सबसे पहली बात तो। दूसरा, स्मॉल और स्कैटर्ड होल्डिंग, मतलब जहाँ पे हम खेती करते हैं उसको होल्डिंग कहते हैं। एक तो वो छोटी है किसानों की और अलग अलग जगह पे बिखरी हुई है। प्लस पैसों की दिक्कत है किसान को, पानी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, जमीन की दिक्कत है। ठीक है, कन्वेंशनल आउटलुक है। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब फार्मिंग जिस मेथड से करते हैं वो बहुत ही पुरानी है, अभी भी ह्यूमन पावर और एनिमल पावर पे डिपेंड थे उस टाइम पे। और जो गुड्स बन गए, जो प्रोडक्शन हुई है, उसको बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं है बेटा, कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है जहाँ पे बायर और सेलर आमने सामने और किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सके। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है बेटा पैसों की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओ सॉरी, ये मार्केटिंग की, ये किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, और ये फाइनेंस की। उस टाइम पे फाइनेंस के जो वो थे, किसान अपना पैसों की जरूरत इनसे पूरा करते था। 1 मिनट रुकिए, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फाइनेंस वाला पॉइंट है, ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंट के टाइम पे फार्मर आर डिपेंड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं बेटा, जमींदार होते हैं, मनी लेंडर होते हैं और महाजन होते हैं। इनसे पूरा करते थे। और ये क्या करते थे, ये फार्मर से बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। वैसे तो हम अभी जब रूरल डेवलपमेंट वाला पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा ये सेम टॉपिक, तो वहां पे भी इसको कवर कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है।
तो किस किस दिक्कत है? 5 चीजों की दिक्कत है बेटा। पहला पानी की, पूरे के पूरे रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंड है, ठीक है। दूसरा जमीन की, तीसरा पैसे की, चौथा मार्केटिंग की, और पांचवा टेक्नोलॉजी की बेटा। जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, जिस मेथड से कर रहे हैं वो बहुत ही पुरानी है, ह्यूमन पावर और एनिमल पावर। ये 5 प्रॉब्लम किसान को फेस करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन ये है, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है जी? ठीक है, तो इस टॉपिक को कहते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस जितने भी रिफॉर्म्स है, इसको बेटा हमने 3 जगह क्लासिफाई कर दिया। मतलब ये 5 प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसान, तो सरकार ने क्या करा, इन रिफॉर्मों को 5 जगह क्लासिफाई कर दिया। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जमीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम किसान फेस कर रहा है, उस सबको दूर कर देना। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था, हेडिंग हेडिंग ध्यान रखनी है सिर्फ, और इसके बारे में बस पता होना चाहिए। सबसे पहला है अबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएटर। पहले क्या होता था बेटा, जमींदार होते थे। जमींदार का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, जमीन का जो ओनर है वो जमींदारों को बना दिया था किसानों से छीन कर, ठीक है। तो सरकार ने सबसे पहले तो जमींदारों को खत्म करा, जमींदार यहाँ पे मीडिएटर है। दूसरा दूसरा जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब है किसानों ने सरकार ने क्या करा, सरकार ने जमीन की ना एक लिमिट फिक्स कर दी कि एक बंदे के पास केवल इतनी जमीन होगी, उससे ज्यादा जमीन नहीं होगी। अगर किसी के पास निकलती है तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेगी और उसको दे देगी, जिसके पास जमीन नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं लैंड सीलिंग या सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। तीसरा होता है बेटा कंसोलिडेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा, किसानों की जो जमीन है वो छोटी है और बिखरी हुई है। तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है किसानों की जो इधर उधर बिखरी हुई जमीन है उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करके दे देना। और लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, मिलजुल कर खेती करना। बस ये आपको ध्यान रखना है, मिलजुल के मिलजुल के मिलजुल के खेती करना क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया मिलजुल, अगर जॉइंट फार्मिंग करेंगे तो उससे रिसोर्स भी, अगर मिलजुल के खेती करेंगे तो आपके पास जो रिसोर्सेज वगैरह है उससे आपको लार्ज स्केल के बेनिफिट होंगे, जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो किसानों को जो है बेसिकली ये चार तरीके की जमीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, सरकार ने उसको दूर कर दिया। मीडिएटर को खत्म करा, जमींदारों को, सरकार ने जमीन की एक लिमिट फिक्स कर दी कि एक बंदे के पास मैक्सिमम इतनी जमीन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा निकलेगी तो सरकार उसको टेक ओवर कर लेगी और उसको दे देगी जिसके पास नहीं है जमीन। इधर उधर बिखरी जमीन को एक जगह करके देना, और कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये 4 चीजें आती हैं लैंड रिफॉर्म के अंदर। जमीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसको इंस्टीट्यूशनल भी कहते हैं। अब आते हैं बेटा जनरल रिफॉर्म, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। जनरल रिफॉर्म के अंदर क्या क्या आता है? जनरल रिफॉर्म के अंदर आता है बेटा, सबसे पहली बात तो पानी की दिक्कत थी। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह नहीं पढ़ना? आप पढ़ना है ना बेटा, ये रहा ना, अभी आएगा वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा तो सबसे पहला है बी में है जनरल रिफॉर्म। पानी की दिक्कत थी, उसको सरकार ने दूर करा, ठीक है। पैसों की दिक्कत थी बेटा, पैसों की दिक्कत थी किसानों को, तो बेटा उसके लिए सरकार ने जो है कई सारे बैंक ओपन किए, जैसे कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसको ओपन किया। और बेटा ये ध्यान रखना है कब स्टैब्लिश हुआ है। और बेटा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रेड लाइन हुई हुई है तो समझ जाइए इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पापा है ना पैसों का, जैसे हमारा बैंकिंग के अंदर आरबीआई है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो टॉप का बैंक है वो बेटा नाबार्ड है, जो क्रेडिट का काम करता है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और बेटा ये एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। हमने आरबीआई की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां भी पढ़ा था ना इसको, कि ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल इसी तरीके से ये रूरल क्रेडिट के अंदर के अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। 1982 के अंदर जो है बेटा इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। मैं पूरी डेट आपको भेज दूंगा, जुलाई 1982 है शायद, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार ने क्या करा,
एक तो पानी की दिक्कत थी, उसके लिए कई सारे वो करे जुगाड़ पानी, ठीक है, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बनाए। ये बेटा ध्यान रखना है कि 1951 में केवल 17% जो लैंड है ना उसी को केवल पानी मिल पाता था, रेड हुई हुई है तो इम्पोर्टेंट है। 1951 में टोटल जितनी भी जमीन है उसमें केवल 17% जमीन को ही पानी मिल पाता था, ये ध्यान रखना है। सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई जिसको सपोर्ट पॉलिसी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेटा, एमएसपी के नाम से जाना जाता है। क्या कहती है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी कहती है द फार्मर आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट द प्रिवेलिंग रेट, बट इन केस द मार्केट रेट इज लोअर देन द एमएसपी देन द गवर्नमेंट विल परचेज देयर आउटपुट। किसान फ्री है अपनी फसल को जब जहां चाहे बेच सकता है, लेकिन इस प्राइस से ऊपर जो सरकार ने तय किया है, एमएसपी से ऊपर जिसको बेचना चाहे उसको बेच सकता है, जो भी इसकी फसल को लेने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर इस किसान को नहीं मिल पा रहा, कोई भी बंदा जो एमएसपी से ऊपर उसकी फसल को खरीद रहा है, उससे नीचे पे खरीद रहा है, तो सरकार ऐसे केस में उसकी फसल को एमएसपी पे जो है बाय कर लेती है, ये लेकर आ गई। तो इसको, इससे किसान को श्योरिटी हो गई कि मेरी जो फसल है वो बिकेगी ही बिकेगी, उसको फसल ना बिकने का जो डर था वो चला गया। और सरकार ने मार्केट्स को ओपन किया, क्योंकि फसल को बेचने की दिक्कत थी, बायर और सेलर नहीं थे आमने सामने कि किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सके। तो सरकार ने एक रेगुलेटेड मार्केट ओपन करी। ये रेगुलेटेड मार्केट जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है, गवर्नमेंट के उसमें ही होती है, जहाँ पे जो है, जहाँ पे बायर और सेलर आमने सामने होते हैं और किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो भाई मार्केटिंग की दिक्कत थी वो ठीक करा, पैसों की दिक्कत थी वो ठीक करा, पानी की दिक्कत थी वो ठीक करा, ठीक है। पानी का ये ध्यान रखना है, पैसों के लिए बेटा नाबार्ड पे ध्यान रखना है, नाबार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एमएसपी भी ध्यान रखना है, क्या होता है एमएसपी? क्या है? एक ऐसा ऐसा प्राइस जिसको सरकार ने बोला है कि किसान को आप अपनी फसल इससे ऊपर बेचोगे, जो अगर तुझे मिल गया इससे ऊपर तो ठीक है, अगर कोई नहीं मिल रहा, इससे नीचे पे खरीद रहे हैं, तो इस प्राइस पे मैं तेरी फसल को खरीदने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बाकी मार्केट ओपन करी। उसके बाद है बेटा तीसरा तीसरा रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन और टेक्निकल टेक्नोलॉजी की भी दिक्कत थी हमारे पास, हमारी जो तकनीक थी वो ह्यूमन पावर और एनिमल पावर इस पे डिपेंड थे बेटा हम। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसी को ही टेक्निकल रिफॉर्म कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटा दो चीजों से मिलकर बना है, ग्रीन और रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना कैसे? हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज करके, मतलब उस टाइम पे हम जो सीड्स यूज करते थे, उस टाइम पे हम जो बीज यूज करते थे वो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी। तो एग्री ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेटा वो फोकस करता है एच वाई वी सीड्स कहते हैं इसको। ये इस तरीके एक ऐसे सीड्स होते हैं जो कि नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले होते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस करता है एच वाई वी सीड्स के ऊपर, कि एच वाई वी सीड्स का यूज करके हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो उस टाइम पे अभी हमने पढ़ा 72% पॉपुलेशन जो है वो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा हुआ था, बट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने जो है कई सारे टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट किए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन उसी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको बेटा ये ध्यान रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन किस किस चीज पर फोकस करता है। टेक्निकल मेजरमेंट के अंदर बेटा क्या क्या आता है? पहला तो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज करना, एच वाई वी सीड्स को। केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना, अपनी क्रॉप को कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करना, एंड साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सब पर फोकस करता है। ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, चौथा काट सकते हो काटना चाहो। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अपनी फसल को पेस्टिसाइड, अच्छे फर्टिलाइजर, केमिकल और अच्छी वैरायटी के सीड्स को यूज करना, इस चीज पे फोकस करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और यही 5 पॉइंट जो हैं इसको ही टेक्निकल रिफॉर्म कहते हैं बेटा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब जब हमने इसको हमने जब इसको बेटा अ, हमने जब इसको अडॉप्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को, आपको बेटा ये ध्यान रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसी का ही जो नाम है ना बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन का,
न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी भी कह सकते हो या ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। इसका बेटा जो टाइम पीरियड है वो है मिड मिड मतलब मिड नाइन मोस्ट, इसका जो टाइम पीरियड है ना बेटा वो है 1966। इसमें हमने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो इसको कहते हैं मिड 60, ठीक है। मिड 60 से मिड 70 दो टाइम इंटरवल में ही आया था बेटा। एक तो आया था मिड 60 से लेके मिड 70, ठीक है। और मिड 60 से 70 लिख सकते हो। और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो आया था मिड 70। इस तरीके से मिड 70 का मतलब 75, 1975 वगैरह। तो अगर पूछ ले ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1966 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन या न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया था। तो इसको अडॉप्ट करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब हमने इन सब चीजों को अपनाया, तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कई प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होने लग गई। तो इसका हमें अचीवमेंट क्या क्या देखने के लिए मिली, भाई सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई, नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुई। उसके बाद है उसके बाद है बेटा क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस के अंदर इंक्रीमेंट हुई, मतलब कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है मार्केटेबल सरप्लस। इसका मतलब क्या होता है, जितनी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्केटेबल सरप्लस का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसमें से किसान अगर माइनस कर दे उसको सेल्फ कंजम्पशन जितनी भी करनी है बेटा, तो जो भी फसल बचेगी वो मार्केटेबल सरप्लस है। मान लो 100 गुड्स बनाए जिसमें से उसको 80 कंज्यूम करना है, तो मार्केटेबल सरप्लस कितना बच गया, 20। वो इस 20 गुड्स को क्या कर सकता है बेटा, इस 20 गुड्स को बाहर मार्केट में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो मार्केटेबल सरप्लस का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन माइनस सेल्फ कंजम्पशन, अर्थात जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसमें से उसे जितना कंजम्पशन करना है वो निकाल ले, बाकी का जो बच गया वो बाहर मार्केट में बेच दे, वो मार्केटेबल सरप्लस है। तो ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। प्लस लो इनकम ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको फायदा हुआ, और फार्मर का जो आउटलुक है वो चेंज हो गया। मतलब पहले तो वो जो है केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन अब आजकल उनके पास सरप्लस भी बचने लग गया, मतलब उनको जितना कंज्यूम करना है। सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा, केवल अपने कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करना। तो भाई अपने कंजम्पशन के लिए जितना करना है वो तो कर रहे हैं, उसके बाद भी बच रहा है, तो जो बच रहा है उसका क्या करें, तो उसका क्या करना, उसको उसने मार्केट में बेच के प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो फिर वो धीरे धीरे जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के साथ साथ कमर्शलाइजेशन भी करने लग गया। तो फार्मर की थोड़ी थिंकिंग भी चेंज हुई कि तो बढ़िया चीज है मजा आ रहा है इसको तो करने में, सेल्फ कंजम्पशन भी हो रहा है और भाई कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है, तो बढ़िया चीज है ये तो, पैसे भी आ रहे हैं और अपना परिवार भी चल रहा है। और बफर स्टॉक ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले हम जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम अमेरिका से बेटा जो है खाने पीने की चीजें लेते थे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन 5 ईयर प्लान का हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, सेल्फ रिलियंस पढ़ा ना बेटा हमने, कि भाई जो आप दूसरे देशों से लेते हो उसे दूसरे देशों से ना लो। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को अप्लाई करने से पहले हम ये सारी चीजें ना गेहूं वगैरह ये अमेरिका से लेते थे। लेकिन बेटा जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया ना, तब इसको अडॉप्ट करने की वजह से आज हमारे पास ये सारी की सारी चीजें इतनी हैं, इसका हमारे पास स्टॉक जमा है, इतना जमा है कि जगह नहीं है, बारिश में भीग जाता है। तो फूड फूड के मामले में हमने बहुत अच्छी सेल्फ रिलियंस आत्मनिर्भरता जो है वो हासिल कर ली है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की अचीवमेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल है, हेडिंग हेडिंग ध्यान रखने। मार्केटेबल सरप्लस ध्यान रखिएगा, एक नंबर का आ जाता है एग्जाम में। लेकिन इसके फेलियर क्या क्या है बेटा, फेलियर इंपॉर्टेंट है। आप लिमिटेशन अचीवमेंट पूरी की पूरी छोड़ के जा सकते हो, एक भी पॉइंट मत पढ़िएगा, बस मार्केटेबल सरप्लस पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेटा फेलियर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है लिमिटेड क्रॉप, केवल व्हीट और राइस तक ये लिमिटेड रह गई, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा जो है कह रहा है अनइवन बेनिफिट। इसका मतलब क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग
हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन दोनों पे ये फोकस करता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन विथ कम द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है। वेयर एज द मेजोरिटी फार्मर इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, लेकिन भाई इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन इंडिया के अंदर मोस्टली जो किसान हैं वो छोटे हैं, पैसा नहीं है उनके पास। तो द गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली अट्रैक्ट टुवर्ड बिग फार्मर ओनली, इसका फायदा केवल अमीर किसानों को ही हुआ, गरीब किसानों को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो अमीर और अमीर बन गया, गरीब और गरीब हो गया, जिसकी वजह से अमीर और गरीब किसान ऐसे बन गए। ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन आप छोड़ सकते हो, इसका कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है, ये बेटा ध्यान रखना है। अनइवन स्पिरिट, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ना पूरी कंट्री के अंदर नहीं, केवल कुछ ही स्टेट के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, केवल कुछ ही स्टेट के अंदर इसका इफेक्ट देखने के लिए मिला। जहाँ पे इसको अप्लाई किया गया वहां के किसानों को फायदा हुआ, जहाँ पे ये अप्लाई नहीं हुआ वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं हुआ। तो फेलियर के अंदर बेटा एक तो इस पे क्वेश्चन आता है लिमिटेड क्रॉप के ऊपर, एक इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक इस पे क्वेश्चन आता है। ये तीनों पे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना है आपको, और जगह याद रखनी है कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अचीवमेंट छोड़ दीजिएगा सारी की सारी, फेलियर आप पढ़ लीजिएगा, अचीवमेंट के अंदर बस मार्केटेबल सरप्लस जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो हैं किस तरीके के हालात थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या हो रहा था। तो कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलवेज प्ले अ डोमिनेंट रोल। अगर हमें कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, मतलब कि विदाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर आप जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो कंट्री की। तो in the economy like India, the growth of industrial sector is necessary for the economic and monetary prosperity of the country. इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए आपको अगर ग्रोथ करनी है तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, ठीक है, थ्योरेटिकल है, एक भी चीज इसमें से नहीं पढ़नी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर करता क्या है, छोड़ देना इसको आप पूरा। हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बेटा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या होता था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर को जो है दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्राइवेट वाला सेक्टर आगे नहीं आता था, ठीक है। तो सरकार ने देखा भाई क्यों नहीं आ रहा आगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली उनके पास तीन दिक्कतें थी बेटा, प्राइवेट वालों के पास। सबसे पहले तो भाई उनके पास पैसे नहीं थे, लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा जिसके पास पैसे थे, दूसरा जिसके पास पैसे थे वो वो इंडस्ट्री ओपन नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि बेटा मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, मार्केट छोटी थी, और प्राइवेट इन्वेस्टर काम करता है, प्राइवेट वाला बेटा काम करता है प्रॉफिट अर्न के लिए। तो भाई क्योंकि मार्केट छोटी थी, डिमांड ही नहीं थी गुड्स वगैरह की, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट नहीं होगा उस टाइम पे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन बेटा प्राइवेट वाला सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, तो इसलिए उनका कोई मोटिव नहीं था। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि भाई आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम को छोड़कर आपको जो है सोशल वर्क की तरफ ध्यान देना होगा, सोशल वर्क करना होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो भाई तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राइवेट वाला जो है, प्राइवेट वाला सब कुछ छोड़ के, प्रॉफिट मोटिव को छोड़ के सोशल वर्क के लिए काम करे। बेसिकली ये तीन रीजन थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी थी। ये चार रीजन थे जिसकी वजह से प्राइवेट वाला तो आगे नहीं आ रहा था। प्राइवेट वाला तो एक तो उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है, तो उस पैसे भी नहीं थे उसके पास, उसका कोई मोटिव भी नहीं था, और प्रॉफिट को छोड़ के सोशल वर्क के लिए काम करना था, वो ऐसा कर नहीं सकता था। तो जब सरकार ने देखा कि अच्छा ये बात है, तो फिर सरकार आगे आई, सरकार ने बोला ठीक है
मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगी, मैं जो है इस चीज का बर्डन अपने ऊपर ले रही हूँ, मैं बताऊंगी कि कैसे जो है कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्राइवेट वाला तो आ नहीं रहा तो मुझे ही करना है सब कुछ। उसके बाद सरकार ने क्या करा, सरकार एक पॉलिसी लेकर आई जिसको जो है सरकार एक पॉलिसी लेकर आई जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 कहते हैं बेटा, आईपीआर 1956। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज आपके लिए, ठीक है। ये क्या है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, दो चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये जो पॉलिसी है, सबसे पहले तो 1947 के अंदर हम क्या हुए, 1947 में हम आजाद हो गए, ठीक है, हमें जो है आजादी मिल गई 1947 में। पहली जो पॉलिसी है ना बेटा, पहली पहली पॉलिसी, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बेटा 1948 में आई है, दूसरी जो है 1956 में आई है। ये जो है बेटा ये सेकंड है, सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी है ये, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये जो है इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये दूसरी है बेटा, ये पहली नहीं है, पहली 1948 में आ चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपसे क्योंकि पूछेगा, वो आपसे क्योंकि पूछेगा वो आपसे क्योंकि पूछेगा कि भाई फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन जो है, फर्स्ट इन हाँ पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब अब आई और दूसरी जो है वो कब आई। तो इसके बारे में जो है, इसके बारे में आप जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप पढ़िएगा कि पहली कब आई और दूसरी कब आई, क्योंकि वो पूछता आपसे, पूछता पहली है, पूछता पहली है, और बच्चे जो हैं वो दूसरी पे लगाई जाते हैं क्योंकि 1956 उसने पढ़ा होता है। तो बेटा पहली 1948 है, दूसरी 1956 है, दोनों का टाइम अलग अलग है। और बेटा ये ध्यान रखना है, उस टाइम पे एक इंडस्ट्री थी, ये पूछ लेता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आयरन एंड स्टील, ये जो है 1907 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, टिस्को के नाम से भी इसको जानते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कब स्टैब्लिश हुई थी, 1907 में। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ये जो सरकार अपनी सेकंड पॉलिसी लेकर आई 1956 की, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद, तो इसमें सरकार ने क्या करा, प्राइवेट वाला आ नहीं रहा था सामने, तो सरकार ने कहा ठीक है तू मत आ सामने, मैं क्या करती हूँ, सरकार ने पहली बात तो इस पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्री को तीन जगह क्लासिफाई कर दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 17 इंडस्ट्री ऐसी रखी जो केवल सरकार खोल सकती है और कोई नहीं खोल सकता, 12 इंडस्ट्री ऐसी रखी जिसको प्राइवेट और पब्लिक मिक्स सेक्टर खोल सकते हैं, बाकी जितनी भी बची वो प्राइवेट वाला खोल सकता है। नंबर याद रखने बेटे, सारी चीजें ध्यान रखनी है। सरकार ने क्या करा, प्राइवेट वाले के लिए बेटा लाइसेंस फिक्स कर दिया कि अगर आपको नई इंडस्ट्री खोलनी है या जिसकी खुली हुई है उसको एक्सपेंड करना है, खोलनी है या एक्सपेंड करना है, कुछ भी करना है आपको, आपको मेरे से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी खोल सकते हो, अदरवाइज नहीं खोल सकते। और इंडस्ट्रियल कंसेशन, इसके अंदर सरकार ने बोला कि आपको, अगर आप बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्री खोलते हो, किसी भी कोई भी प्राइवेट वाला बंदा अगर बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्री खोलता है, उसको टैक्स में रिबेट मिलेगी, सस्ती पावर सप्लाई मिलेगी, और भी कई सारे ऑफर हैं जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को मिलेंगे, लेकिन कंडीशन ये है, बैकवर्ड और रूरल एरिया के अंदर कंट्री को खोले, इंडस्ट्री को खोलें, तो ये बेनिफिट मिलेंगे सारे के सारे, लाइसेंस भी जल्दी दे दूंगी, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, बिजली भी सस्ती दूंगी, और भी कई सारे ऑफर हैं जो प्राइवेट वाले को मिलेंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि अपनी जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो वो बैकवर्ड और रूरल एरिया के अंदर स्टैब्लिश करो, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर, कैटेगरी 1 में कितनी इंडस्ट्री थी कौन खोल सकता है, कैटेगरी सेकंड में कितनी थी कौन खोल सकता है, एंड लाइसेंसिंग क्या होती है, और इंडस्ट्रियल कंसेशन में क्या क्या चीजें थी। ये पूरा पेज आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये जो पॉलिसी है ये दूसरी है, दूसरी, पहली नहीं है, पहली 1948 में आ चुकी थी, ये तो दूसरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक होती है स्मॉल स्केल, एक होती है बेटा लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को तो हमें नहीं पढ़ना,
हमें बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल कौन सी होती है बेटा? कह रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। 5 करोड़ से ज्यादा, इसकी डेफिनेशन बेटा चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब पहले किसको माना जाता था 1951 में? पहले उसको माना जाता था 5 लाख लिखा है। जिसमें 5 लाख, जिसमें 5 लाख की जरूरत हो 1951 में। लेकिन 1951 का टाइम और अब का टाइम अलग अलग है ना बेटा, तो इसमें टाइम टू टाइम इसके डेफिनेशन के अंदर चेंज होते रहे। आज उस आज उस इंडस्ट्री को बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माना जाता है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 करोड़, मैक्सिमम है बेटा, मिनिमम नहीं है। लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा की जरूरत नहीं। मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ज्यादा से ज्यादा हद टू हद 5, 5 से ऊपर नहीं, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और बेटा आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा इसकी इम्पोर्टेंस जो है, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, यहाँ पे लिखा है ना रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चन बेटा वो आपको पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है किस कमेटी ने किस कमेटी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को पहचाना? तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, कार्वे इसका नाम है, कार्वे, कार्वे कमेटी। ठीक है, कार मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्वे समिति, ये इसका नाम है, कार्वे कमेटी, कमेटी कह सकते हो। और ये जो है बेटा 1955, 1955 में, 1955 में कार्वे कमेटी स्टैब्लिश हुई है, जिसने इसकी इंपॉर्टेंस को पहचाना कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करते हैं। दोनों क्वेश्चन 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको। कार्वे कमेटी 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को पहचाना कि ये तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट वगैरह के लिए, क्यों जरूरी है वो समझिए। क्योंकि बेटा ये जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, मशीनों को यूज नहीं करते। अब क्योंकि लेबर को यूज करते हैं तो लोगों को इससे काम धंधा ज्यादा मिलता है। और बेटा ये जो है ना, ये जो है बेटा प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ, मतलब ये जो है ना बेटा लोकेशनल फ्रेंडली होते हैं। लोकेशन फ्रेंडली का मतलब है कि बेटा ये कहीं भी सेटअप हो सकते हैं, कहीं भी। इसके लिए ऐसा नहीं है जैसे कि जो बिग बिग इंडस्ट्रीज जो होती है वो केवल वहां पे खुल सकती हैं जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से मिल जाए, नियर बाय मिल जाए, ताकि उनकी कॉस्ट सस्ती आए ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन बेटा इसमें ऐसा नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप हो सकती है, इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और कम इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर नीड होती है, और रॉ मटेरियल का ये सोर्स है। ये बेटा 3 चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये इसके फीचर भी है, इसके रोल भी है, दोनों ही है ये। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, कहीं भी स्टैब्लिश हो सकते हैं, जगह की कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशनल फ्रेंडली होते हैं। और और जो है और जो है इसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपैरिजन टू बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। ये आपको बेटा सारी की सारी चीजें जो हैं ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है उसके बाद है बेटा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के किस तरीके के कहलाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही ये छोटा सा ही एक पन्ना, लेकिन इस पन्ने पे जो लिखा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब तो पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, तब तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे हम। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है दूसरे देशों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बेटा 2 तरीके की पॉलिसी होती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक होती है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और एक होती है बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या बोला मैंने? एक तो होती है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो चीजें आप दूसरे देशों से लेते हो उसको दूसरे देशों से ना लेकर खुद अपने देश में बनाओ, इंपोर्ट मत करो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फोकस करता है इंपोर्ट मत करो, फॉरेन करेंसी को सेव करो। इंपोर्ट मत करो और फॉरेन करेंसी को सेव करो, वो कहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन
दूसरी जो पॉलिसी होती है वो होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और फॉरेन करेंसी अर्न करो। दोनों के बारे में बेटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी आती हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर क्या आता है बेटा, इंपोर्ट नहीं करना, फॉरेन करेंसी बचानी है। एक्सपोर्ट के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन करेंसी अर्न करनी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हमने बेटा 1950 से लेके 1990 तक, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वाज द प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि आजादी से पहले इंडिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद चेंज आया। इंडिया ने बेटा किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन को छोड़कर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया कि हम बेटा दूसरे देशों से गुड्स को नहीं खरीदेंगे, हम फॉरेन करेंसी को सेव करेंगे। 1990 तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो टाइम है 1950 से लेके 1990 तक का टाइम है बेटा। 1950 से 1990 तक हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फोकस किया है। और आपको ये बेटा ध्यान रखना है, इसका जो दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इसी का ही नाम है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कह लीजिए या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कह लीजिए, दोनों सेम ही चीजें हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो करती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे कि दूसरे देशों से नहीं खरीदना, कुछ अपने देश में बनाना है, इंपोर्ट नहीं करना, फॉरेन करेंसी को जो है सेव करना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेटा फोकस करता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो फोकस करता है कि भाई फॉरेन करेंसी को सेव करो। और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट बेटा फोकस करता है फॉरेन करेंसी अर्न करो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना होता, खुद ही बनाना होता है अपने अपने देश के अंदर और फॉरेन करेंसी को सेव करना होता है। तो बेटा सरकार ने ऐसा क्या किया कि हम दूसरे देशों से नहीं करें इंपोर्ट, ऐसे कैसे करेगी सरकार। तो उसके लिए बेटा सरकार ने दो मेथडों को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर सबसे पहला आता है टैरिफ और दूसरा आता है बेटा कोटा। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो इंपोर्ट पे लगता है। सरकार ने क्या किया कि लोग इंपोर्ट ना करें, सरकार ने टैक्स लगा दिया हैवी, जिसको टैरिफ कहते हैं। टैक्स लगने से क्या होता है, टैक्स लगने से बेटा कॉस्ट बढ़ जाती है। तो टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ गई, तो अब जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अब ये मुझे सस्ता पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इम्पोर्ट करने का कुछ फायदा है या नहीं है। तो अगर फायदा है तो कर ले, नहीं है तो छोड़ दे, अपने देश से ही खरीद ले। और दूसरा है बेटा कोटा। कोटा का मतलब होता है सरकार ने लिमिट ही फिक्स कर दी कि आप जो है ना केवल इतनी क्वांटिटी तक दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते हो, या वैल्यू फिक्स कर दी इतने रुपए तक आप इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट क्या है, लिमिट फिक्स कर देना कि इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उस चीज को कोटा कहते हैं। और टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो बेटा इंपोर्ट पर लगता है। तो हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी आती है बेटा, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। हमने किस पे फोकस किया, इंपोर्ट पर। 1990 तक हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करा। और इसी को ही बेटा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो कि फोकस करती है दूसरे देशों से कुछ नहीं खरीदना, हमें खुद अपने देश में बनाना है। और ऐसा करने के लिए सरकार ने दो रास्ते अपनाए, टैरिफ और कोटा। ये है जी आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2, जिसका नाम था इंडिया की इकोनॉमी के 1950 से लेकर 1990 तक किस तरीके के हालात थे।